नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम खैर शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का पूरा अपना सेशन। जैसे कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कर रखा है पूरा सेशन वाइज मैपिंग के साथ, ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी को भी पूरा हम करेंगे मैपिंग के साथ। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2-3 टॉपिक बचे हैं, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ टॉपिक बचे हैं और उसमें जियोग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में आपको बताना, उससे भी प्रश्न पूछेंगे। तो ये लगभग 2-3 सेशन और होंगे, तो बीच बीच में हम करके इसको जियोग्राफी पूरा कर देंगे। आज हम यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी को पूरा स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि जो पहला हमारा सेशन होगा भारत एक परिचय यानी इंडिया एन इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बेसिक प्रश्न होते हैं और अक्सर हम उनको ध्यान नहीं देते हैं कि चलो ये तो हमें आता ही है इस तरह से करके। तो वो जो सारे प्रश्न हैं वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे, इंट्रोडक्शन पूरा देखेंगे। और इसके बाद फिर जो लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं भारत एक सामान्य परिचय से लेकर, तो वो सारे प्रश्न भी हमने यहाँ पे ले रखे हैं। तो 1 बाय 1 इनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मैप देखते हैं और मैप में ये देखते हैं कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंडिया के बारे में वो सारी स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है। ठीक है। तो भारत की अवस्थिति की अगर बात करें तो देखिए, अगर इसके उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा और अफ़गानिस्तान, यहाँ ऊपर यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, छोटा सा एक बॉर्डर शेयर करता है, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के साथ था और अब ये लद्दाख के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। दोनों एक यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, ये आप जानते होंगे। और इसके उत्तर में आप देख रहे हैं यहाँ पे चाइना है और नेपाल, भूटान। तो ये 3 कंट्री जो हैं इसके इंडिया के उत्तर में हैं। ये नेपाल है, यहाँ पे भूटान है और उसके बाद यहाँ पे ये पूरा चाइना है। अगर पूरब की हम बात करेंगे तो पूरब में आपका यहाँ पे म्यांमार आएगा, ये म्यांमार का पूरा एरिया है। और दक्षिण की अगर बात करेंगे तो आपको श्रीलंका मिलेगा। ठीक है, जो कि पाक स्टेट के थ्रू अलग हुआ है इंडिया से। तो ये श्रीलंका है। तो ये एक आप कह सकते हैं पूरा एक जियोग्राफिकल जो लोकेशन इंडिया की थी वो आपने देखी यहाँ पे क्या है। अगर जलवायु की बात करें कि इंडिया में जलवायु कैसी है, तो ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है यहाँ की, जिसमें वर्षा ऋतु जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अन्य ऋतुओं की अगर हम बात करें भारत में तो ग्रीष्म, शीत, बसंत, पतझड़ सारी ऋतुएं यहाँ पे लगभग मिलती हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात थी। अगर इसमें और हम चीज़ देख लें, जो बेसिक चीज़ें हैं, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा, अशोक स्तंभ है। ठीक है। और इसमें कितनी तीलियां हैं, एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं और चक्र के नीचे क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और ये किस उपनिषद से लिया गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इस चिन्ह को क्या घोषित किया था, राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया था। तो ये डेट आप याद रखिएगा, डेट में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं और फिर वो जो डेट है तो वो सारी दिक्कत करती है। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह कब एक्वायर किया भारत सरकार ने, तो वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज आप जानते हैं 3 रंगों की पट्टियाँ होती हैं, अनुपात इसका 3:2 और उसके बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी में एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है। और सबसे नीचे हरी रंग की पट्टी, फिर सफ़ेद और फिर केसरिया होती है। और इसकी जो राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना की थी, किसने की थी, ये नाम आप याद रखिएगा, पिंगली या पिंगाली वेंकैया ने की थी। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। ठीक है। अगर हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान क्या है हमारा, जनगण मन अधिनायक जय है। इसकी रचना की थी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने की थी और ये लिया गया था उनके उपन्यास गीतांजलि से। ठीक है। और संविधान सभा ने इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया था। इसके बाद अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम है। इसकी रचना किसने की थी, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जो उनके उपन्यास आनंद मठ से उसमें दिया गया है। और 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता भी मिली थी। ठीक है। राष्ट्रीय पशु आप जानते हैं बाघ है और राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगर राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो वो गंगा वाली जो गंगा डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय स्मारक जो है वो इंडिया गेट है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। और राष्ट्रीय पंचांग, ये महत्वपूर्ण है, एक बार यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है, तो भारत ने शक संवत को अपना राष्ट्रीय पंचांग माना है या बनाया है, शक संवत को। ठीक है। जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र और इसका लास्ट महीना कौन सा होता है, वो होता है फाल्गुन। नाम आप सारे याद रखिएगा।
जो हिंदी के भी नाम होते हैं वो भी सारे आप याद रखिएगा। और 22 मार्च 1957 को सरकारी प्रयोजनार्थ एकीकृत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया, जो शक संवत यानी 78 ईस्वी पूर्व पर आधारित है। ठीक है। राष्ट्रीय मुद्रा आप जानते हैं रुपया है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, तो वो है हाथी। और हाथी संरक्षण परियोजना कब चलाई गई? 1992 में चलाई गई है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो इंट्रोडक्शन के बारे में थी, तो वो आपको बताना ज़रूरी था और इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से याद भी होना चाहिए। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो बाउंड्रीज है, शेयरिंग होती है जो अदर कंट्रीज से इंडिया की, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार इससे प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहला हम लेते हैं पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को आप देख रहे हैं यहाँ से लेके ये पूरी बाउंड्री यहाँ से ऐसे शेयर होती है, बीच में यहाँ पे फिर थोड़ा सा अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर होती है, उसके बाद फिर ये चाइना का बॉर्डर आ जाता है। तो अगर पाकिस्तान से बाउंड्री शेयरिंग की बात की जाए तो सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर जम्मू कश्मीर आएगा और फिर लद्दाख आएगा। पहले की चीज़ों में क्या था, ये पूरा जम्मू कश्मीर ही था, तो जो एक स्टेट बढ़ गया। पहले पाकिस्तान के साथ इंडिया की शेयरिंग 4 स्टेट से होती थी, अभी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 यूटी हैं इनसे भी होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 5 स्टेट हैं उनसे पाकिस्तान की शेयरिंग हो रही है। 5 कौन कौन से हैं? वो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। ठीक है, तो ये आप डेटा इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान यहाँ से थोड़ा सा बॉर्डर मिलता है 106 किलोमीटर के आसपास का। हाँ, पाकिस्तान का जो बॉर्डर का किलोमीटर अगर देखें कितनी लंबाई है उसकी, तो वो 3323 किलोमीटर की है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री शेयरिंग होती है। इसके बाद अगर हम चीन की बात करें कि चीन की कितनी लंबी बाउंड्री शेयर होती है इंडिया के साथ और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जो इंडिया के साथ अपनी चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है ये, फिर यूके है, ऊपर लद्दाख है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर नहीं है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम है और ये पूरा एरिया अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टेट के साथ बाउंड्री अगर शेयर करने की बात करें तो 5 स्टेट हैं। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की जगह आप उसको लद्दाख मानेंगे तो क्योंकि वो एक यूटी है। जम्मू कश्मीर का एरिया ये पूरा है, ठीक है, और लद्दाख ये पूरा है। तो ये 5 स्टेट हैं, या आप ये कह सकते हैं 4 स्टेट और 1 यूटी, इससे चाइना अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नाम आपने देखे कितने कितने हैं। हाँ, इसकी लेंथ देख लीजिए, 3488 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है, पाकिस्तान की आपने देखी तो कितनी थी वो, 3323, यानी पहले चीन का आएगा फिर पाकिस्तान का आएगा, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम नेपाल की बात कर लें, नेपाल कितने स्टेट्स के साथ इंडिया की बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूके है, फिर यूपी है, फिर ये बिहार है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी है और फिर ये सिक्किम है। तो नेपाल का अगर टोटल किलोमीटर देखेंगे तो ये आएगा 1751 किलोमीटर। और स्टेट की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, फिर सिक्किम है, फिर बिहार है और फिर पश्चिम बंगाल है। तो ये जो 5 स्टेट हैं ये नेपाल के साथ अपनी जो सीमा है वो साझा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लें म्यांमार को। तो म्यांमार कितने स्टेट्स के साथ इंडिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो देखिए ये जो एरिया है ये इंडिया का एरिया है। ठीक है, ये बीच में जो है ये बांग्लादेश है, ये पूरा क्या है, ये बांग्लादेश है। तो ये इंडिया का एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो म्यांमार है वो म्यांमार ये पूरा है। अब म्यांमार यहाँ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से मिलता है, उसके बाद फिर यहाँ पे नागालैंड, फिर ये मणिपुर और फिर ये मिजोरम। तो ये 4 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है कौन, म्यांमार। ठीक है, भारत के 4 स्टेट के साथ म्यांमार की बाउंड्री शेयर होती है। अगर किलोमीटर की बात करें तो वो है 1643 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद फिर मणिपुर, उसके बाद फिर मिजोरम, उसके बाद फिर नागालैंड। मिजोरम सबसे नीचे आएगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, लेंथ की बात करें तो 1643 किलोमीटर। और अगर म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा जो सीमा स्टेट कौन सा करता है तो वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा म्यांमार के साथ लगती है। तो ये कुछ लैंड से रिलेटेड जो मतलब भारतीय भूमि से जो देश सीमा साझा करते हैं उनके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। बाकी यहाँ पे जो श्रीलंका है वो पाक स्टेट के थ्रू इंडिया से अलग हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस की। अब इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें और भी देख लेते हैं कि इसका
जो इंडिया का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो वो 37 डिग्री 6 मिनट पे है, उसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर में पड़ता है इंदिरा कॉल और दक्षिण में सबसे पड़ता है क्या, इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा बिल्कुल, कई बार कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो इंदिरा पॉइंट पड़ेगा यहाँ पे आपका, ये यहाँ पे, ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पड़ेगा। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ये निकोबार है, ये अंडमान है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा इंदिरा पॉइंट। तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु की बात की जाएगी तो वो आएगा इंदिरा पॉइंट। अगर भूमि में सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाएगी तो 8 डिग्री 4 मिनट पे आपको मिलेगा केप कमोरिन, कन्याकुमारी में। ठीक है, तो ये भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और ये ओवरऑल जो है ये जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप में। तो ये 6 डिग्री पे है और ये 8 डिग्री पे है, तो आप ये अंतर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम पूर्वतम, सबसे पूर्व वाला बिंदु देख लें कौन सा है, तो सबसे पूर्वतम जो बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और उसको हम कहते हैं किब्यूथू। ठीक है, और अगर सबसे पश्चिमतम, जो सबसे पश्चिम में बिंदु है, उसको कहते हैं गौर मोता या गुहार मोती, कहीं कहीं लिखा होता है, तो ये पश्चिमतम बिंदु यहाँ पे है। अगर इसके जो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड की हम बात कर लें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पड़ेगा, और जो यहाँ पे पड़ेगा ये पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ऐसे ही उत्तर में भी, ये भी आप याद रखिएगा, एक दो बार प्रश्न सीधे सीधे इन्हीं से पूछेंगे। 37 डिग्री 6 मिनट, और नीचे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट, ये वाला है 8 डिग्री 4 मिनट, और बाकी यहाँ पे 6 डिग्री है। ठीक है, तो ये कुछ ओवरऑल बाउंड्रीज के बारे में बात थी जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अगर आप ये देखें कि पूरब से पश्चिम तक की पूरी जो ये लंबाई है कितनी है, तो पूरब से पश्चिम तक की पूरी लंबाई की बात करेंगे तो ये 2933 किलोमीटर आएगा, और उत्तर से दक्षिण की पूरी लंबाई की बात करेंगे तो वो 3214 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन था रिलेटेड टू बाउंड्री। अगर यहाँ पे हम ये देख लें कि जो इंडिया के कितने ऐसे स्टेट हैं जो कि कंट्री, जो अदर कंट्री हैं उनसे मिले हुए हैं, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान के साथ ये गुजरात है, फिर राजस्थान, पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर लद्दाख है, ऐसे इधर फिर लद्दाख, हिमाचल पे, मतलब कितने ऐसे स्टेट हैं जो अदर कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये नंबर आप याद रखिएगा, 17 हैं। आप बाद में काउंट भी कर सकते हैं, आप इसको काउंट भी करिएगा। ठीक है, तो 17 स्टेट ऐसे हैं जो कि दूसरे देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। और भारत के अगर स्थल रुद्ध राज्यों की बात की जाए जो कि लैंड लॉक्ड हैं, तो वो 5 हैं। भारतीय सीमा से संबद्ध देश कितने हैं पूरे, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, फिर उसके बाद इधर भूटान है। हाँ, भूटान के बारे में तो हमने डिस्कस नहीं किया कि भूटान से कितने जो देश हैं वो मिले हुए हैं। तो ये देखिए, ये एरिया जो है ये भूटान का है। ठीक है, तो भूटान यहाँ पे सिक्किम है, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश है, और फिर ये असम है। तो यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश है पूरा, और ये असम है, और ये जो है वेस्ट बंगाल है, और ये आपका सिक्किम है। तो 4 स्टेट के साथ भूटान भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के। अगर किलोमीटर की बात की जाए तो वो 699 किलोमीटर है। सबसे कम जो किलोमीटर शेयरिंग है बाउंड्री की, तो वो अफगानिस्तान के साथ है, उसके बाद फिर भूटान के ही साथ है, यानी 106 किलोमीटर वो, और भूटान के साथ 699 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पूरा मैप से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की। और हाँ, ये मैं बता रहा था आपसे कि भारतीय जो स्थलीय सीमा से संबद्ध कितने देश हैं, तो वो 7 हैं, और जलीय सीमा से संबद्ध कितने देश हैं, तो 2 हैं। एक तो मालदीव है, लक्षद्वीप के बगल में है, और जो इंडिया है वो क्या कहते हैं, श्रीलंका है, तो वो पाक स्टेट के थ्रू इंडिया से अलग हुआ है, ये वाला। तो 2 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा से संबद्ध हैं, और 7 देश ऐसे हैं जो कि स्थलीय सीमा से संबद्ध हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी। अगर आप यहाँ पे देखें कि स्थलीय सीमा टोटल इंडिया की कितनी है, तो वो 15,106 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। और पूरी अगर कोस्टल लाइन की बात की जाए, नहीं तटीय सीमा की बात की जाए, तो वो कितनी है, तो वो 7516.6 किलोमीटर है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में जो कि यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी था। वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अभी आप खैर लास्ट ईयर के जब प्रश्न देखेंगे तो आपको लगेगा उसमें कि ये जो सारी चीज़ें हमने बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो यहाँ से ऐसे ऐसे गुजरती है, गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर उसके बाद ये छत्तीसगढ़, और फिर छत्तीसगढ़ होते हुए ये नीचे से आती है। नॉर्थ ईस्ट के केवल 2 स्टेट ऐसे हैं, यानी त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन्हीं से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये गुजरता है। बाकी और ऊपर जितने भी स्टेट हैं, जो 5 स्टेट बचेंगे, यानी 7 स्टेट हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, तो उनसे नहीं गुजरता। यानी केवल 2 स्टेट ऐसे हैं जो कि त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है।
कुल मिला के 8 राज्य हैं ऐसे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, और भारत को ये 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, एक उत्तर का पार्ट है, एक दक्षिण का पार्ट है। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में जो आपको बताना जरूरी था। और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षा में पूछी गई है। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है इसको हम कहते हैं जीरो लाइन। ठीक है, तो जीरो लाइन किसको कहते हैं? तो बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा को कहते हैं। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी जो त्रिपुरा है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, आप जानते हैं। उसके बाद लैगून जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, वो कहाँ पे है? वो उड़ीसा में है। इसके बाद इसमें और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, ये आप यहाँ पे सबसे लंबा बीच जो है मरीना बीच 13 किलोमीटर का है, जो कि विश्व में दूसरा है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तमिलनाडु में। और यहाँ पे केरल में थोड़ा सा एरिया यहाँ पे लक्षद्वीप का पड़ता है, जो कि यहाँ पे एक ज़िला है, सबसे छोटा ज़िला माहे है पुदुचेरी का। इसके बाद अगर आप कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक में आपको कुंचिकल जलप्रपात मिलेगा, जो जिसकी की ऊंचाई 455 मीटर है। और इंडिया में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल है, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। और यहाँ पे गोवा आप देख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे छोटा राज्य है इंडिया का। उसके बाद अगर कोस्टल लाइन की बात करें कि सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है, तो वो गुजरात की है, 1214 किलोमीटर तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और उसके बाद राजस्थान में थार का मरुस्थल है, आप जानते हैं। और ये बियावाली है बीकानेर में, जहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। इंदिरा गांधी नहर आपकी राजस्थान में ही है। ठीक है, और पंजाब में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा भाखड़ा नंगल डैम, जो कि बनाया गया सतलज नदी पर। ठीक है, और ये है 226 मीटर ऊंचा है। उसके बाद फिर लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करें तो अमरनाथ गुफा यहाँ पे है। और इंदिरा कॉल है, आपने देखा उत्तरतम बिंदु सबसे अच्छा है। और जो यहाँ पे है गाडविन आस्टिन, ये जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा बिंदु है भारत का, गाडविन आस्टिन। और सबसे ठंडा स्थल अगर बात करें तो द्रास है, जो कि -49 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इंडिया के बारे में जो कि आपको जानना चाहिए, और इससे प्रश्न भी हमेशा पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा। इसकी जो मैप की पिक होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे और भी समझ सकते हैं। या तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप इसका एक खैर ब्लैंक मैप लेके सारी चीज़ें ड्रा कर लीजिए, वो बेहतर होगा आप अपने हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं 1 बाय 1 अपने सारे MCQ को, जो कि यहाँ पे हमने लिए गए हैं। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर के प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो भारत का जो सामान्य परिचय है इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो भारत जो विस्तृत है वो कहाँ कहाँ से विस्तृत है? देखिए, 6 डिग्री 45 मिनट। अब यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट कहाँ जा रहा है? ये अंडमान और निकोबार यानी निकोबार द्वीप समूह का बिल्कुल जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा कॉल सबसे ऊपर वाले बिंदु को कहते हैं, याद कर लीजिएगा। तो 6 डिग्री 45 मिनट, और जिसमें मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये 8 अंश 4 मिनट कहाँ मिलेगा? ये कन्याकुमारी में मिलेगा, जिसको हम केप कमोरिन कहते हैं। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये भारत पूरा विस्तृत है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा एवं जम्मू कश्मीर में से किस एक से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है? तो वो राजस्थान से जो अक्षांश रेखा है वो गुजरती है। इसके बाद भारत के संदर्भ में सही कथन है, तो संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, और कर्क रेखा देश के बीचों बीच गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो उसमें से कौन कौन से रिलेटेड हैं? एक तो त्रिपुरा है और एक मिजोरम है। तो ये 2 स्टेट यहाँ पे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल मिलेगा आपको, फिर झारखंड मिलेगा, फिर छत्तीसगढ़ मिलेगा, और उसके बाद फिर MP मिलेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये राजस्थान का पार्ट मिलेगा, और फिर ये गुजरात मिलेगा। तो इस हिसाब से 8 राज्य ऐसे होंगे जो उससे कि कर्क रेखा क्या होती है? पास होती है, पूरे इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करती है। इधर दक्षिणी भाग पड़ता है और इधर उत्तरी भाग पड़ता है। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद भारत के बारे में सही है, तो पहला कथन दिया गया है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, और 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब हम यहाँ पे जो मेरिडियन लाइन है इंडिया की वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। एक बार इस तरह से प्रश्न मतलब कर्क रेखा से तो कई बार पूछे गए हैं, लेकिन ये भी प्रश्न है, हो सकता है पूछ लिया जाए।
तो देखिए इतना तो आपको पता है कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है। तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, तो ये यहाँ से इस तरह से ये है, ये लाइन है, ठीक है। भारतीय मानक समय जो कि 82 डिग्री, ये 82 डिग्री 30 अंश पूर्व है, पश्चिम नहीं है। प्रश्न में कई बार इस तरह से भी लिखा रहता है कि 82 डिग्री 30 अंश पश्चिम, तो ये पश्चिम नहीं है, ये क्या है, 82 डिग्री 30 अंश पूरब। अब कहाँ कहाँ से गुजरती है ये देख लेते हैं। तो ये आपका पड़ेगा एरिया आंध्र प्रदेश का, और ये पड़ेगा आपका एरिया उड़ीसा का, ये आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ का, और ये फिर पड़ेगा यूपी का। तो कितने स्टेट हो गए, और यहाँ से एमपी में भी थोड़ा सा एंट्री होती है। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जिनसे भारतीय मानक जो रेखा है वो गुजरती है, जो कि है 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर पर। इसको भी आप नोट करिएगा, याद करिएगा सही से, इन सब चीज़ों को समझिएगा। इसके बाद तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो कौन सा है, वो 7वां है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग कितना है, 2.4%, परंतु इसकी जनसंख्या क्या है, 17.5%, 2001 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो हमने मैप में देखा ही है। तो सबसे पहले गुजरात मिलता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। यानी नॉर्थ ईस्ट में केवल 2 स्टेट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि सबसे नीचे हैं। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर नगरों में से कर्क रेखा के निकट कौन है, तो कर्क रेखा के निकट कौन सा है, कोलकाता है। आप जब मैप में इसको ड्रा करके देखेंगे तो दिल्ली आपको कहाँ मिलेगा, कोलकाता कहाँ मिलेगा, जोधपुर कहाँ मिलेगा और नागपुर कहाँ मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा करीब मिलेगा वो कोलकाता से ही मिलेगा। इसके बाद भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है, तो ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसको कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसके बाद झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है, तो मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। जाहिर सी बात है, आपने अभी मैप में देखा। तो जो मिजोरम है और त्रिपुरा है, वहाँ से आपकी कर्क रेखा जाती है, और मिजोरम और त्रिपुरा क्या है, वो सबसे नीचे हैं। उसके ऊपर फिर आपको मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश मिलेंगे। इसके बाद हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी कहाँ पे, तो जाहिर सी बात है दिल्ली में जो होगा जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो सूर्य होगा वो विषुवत रेखा के उत्तर में होगा जून में। इसके बाद नेक्स्ट है माही, चंबल, नर्मदा में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो माही जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसके बाद जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह कितने पर है, तो वो 172 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर पर है। देखिए इसके बारे में पूरा एक हम कंप्लीट सेशन कर देंगे कि ये निकलता कैसे है, ठीक है। उसके बाद गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, तो 2 घंटे का अंतराल होगा दोनों जगह में। रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम शहर कौन सा है, तो वो है रीवा। हमने अभी देखा कि 5 स्टेट के साथ ये क्रॉस हो रही है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय कितना होगा, तो वो होगा 10:38। इसके बाद यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, क्या होगा, वो 14:30। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, तो कहाँ से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, हमने मैप में देखा है। आंध्र प्रदेश से भी गुजर रही, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही, उत्तर प्रदेश से भी गुजर रही है, ठीक है। इसके बाद नागपुर, पटना, दिल्ली और इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट गुजरती है, तो प्रयागराज, नैनी यानी इलाहाबाद से गुजरती है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो 82 डिग्री 30 अंश कहाँ, पूर्वी देशांतर, ये याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन होता है उनमें कन्फ्यूज करने के लिए पश्चिमी भी लिखा होता है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी में अंतर कितना पाया जाता है, तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो कौन सा है वो, इंदिरा पॉइंट है। अब इसमें ऑप्शन में इंदिरा कॉल भी लिखा होता है, तो इंदिरा कॉल क्या है, सबसे उत्तरतम बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पे क्या है, ये पूर्व में है, तो गुहार मोती यानी कहाँ पे, गुजरात में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है,
तो वो बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्या कहते हैं उसको? इंदिरा पॉइंट। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करने वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे पूर्व में आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में आप जानते हैं गुजरात है। भारत श्रीलंका से अलग होता है कैसे? तो वो पाक जलडमरू के मध्य अलग होता है, पाक स्टेट जिसको कहते हैं। इसके बाद असम, त्रिपुरा, नागालैंड और एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो अब तीन तरफ किसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा, जिसको हम जीरो लाइन कहते हैं, दोनों की सीमाओं को, बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमाओं को क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। इसके बाद असम, सिक्किम, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है या बांटता है? तो अब आप मैप देखिए, असम, सिक्किम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो भूटान के साथ सीमा कौन नहीं बनाता है? जाहिर सी बात है बिहार नहीं बनाएगा। अब आप देख लीजिए इसको एक बार, यहाँ पे ये देखिए बिहार की लोकेशन कहाँ पे है? ये बिहार है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि भूटान के साथ सीमा कौन नहीं बनाता है? तो ये तो सिक्किम बनाएगा, फिर यहाँ पे ये आपका वेस्ट बंगाल ये भी बनेगा, असम का भी बनेगा और फिर अरुणाचल प्रदेश का बनेगा, तो बिहार तो नहीं बनाएगा ना। मैप इसीलिए देखा जाता है, तो बिहार होगा। भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो तीनों कहाँ मिलते हैं? वो तमिलनाडु में मिलते हैं, कन्याकुमारी में। कहाँ कौन कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। सबसे नीचे, तो भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब ये हुआ कि बढ़ता हुआ क्रम। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है, आप जानते हैं कितना है? 4000 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद चीन आएगा, तो उसके साथ लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद पाकिस्तान आएगा, तो वो भी लगभग 3200-3300 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद नेपाल आएगा, तो नेपाल के साथ लगभग 1500-1700 किलोमीटर के आसपास का, ठीक है। इसके बाद नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं में मिलने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो नेपाल के साथ भी सीमा शेयर कर रहा है, भूटान के साथ भी और चीन के साथ भी, तो जाहिर सी बात है वो कौन सा होगा? वो सिक्किम होगा, जो ऊपर निकला हुआ थोड़ा सा। असम, सिक्किम, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में से वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, तो वो बिहार है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। मणिपुर की सीमा किससे मिलती है? तो मणिपुर की जो सीमा होगी वो म्यांमार से मिलेगी, क्योंकि वो पूरब में है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का है वो पश्चिम में है। इसके बाद सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है, तो वो मेघालय की। देखिए मैप अगर आपने एक बार समझ लिया सही से, तो ये फिर मेघालय पूछा जाए या मणिपुर पूछा जाए या मिजोरम पूछा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैप नहीं है तो आपको रटना पड़ेगा फिर। अब जैसे आपने ये देख लिया कि ये यहाँ पे इस तरह से ये त्रिपुरा ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। अब ये बांग्लादेश का पूरा एरिया है। इधर के पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नागालैंड, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मणिपुर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिजोरम। अब ये 4 स्टेट हैं, इनके नाम बिल्कुल याद रखिए। अगर आपने मैप देखा तो चीज़ें याद रहेंगी बार। अब प्रश्न चाहे वो मेघालय को लेके पूछा जाए या मिजोरम को लेके पूछा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करेंगे चीज़ों को तो फिर बार बार आपको कन्फ्यूज होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बेकार में। इसके बाद बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो जाहिर सी बात है, अब जो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा लगा है? मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो अधिकतम किससे स्पर्श करती है? वो म्यांमार से स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मिजोरम में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो वो असम की सीमा जो है किससे? म्यांमार से नहीं मिलती है, उभयनिष्ठ है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो ये 5 राज्य। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये नेपाल से सारे रिलेटेड हैं। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? तो वो बांग्लादेश की है, 4000 किलोमीटर के आसपास। और असम, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो जाहिर सी बात है नागालैंड। तो नागालैंड किधर है? नागालैंड पूरब में है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो रेडक्लिफ के द्वारा। इंडिया और पाकिस्तान की जो सीमा निर्धारण उसको कहते हैं क्या? रेडक्लिफ रेखा। डूरंड लाइन हम किसको कहते हैं? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा
उसको हम डूरन लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन किसको कहते हैं, तो इंडिया और चाइना के बीच में। और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। और ये कैसी सीमा है, एक अध्यारोपित सीमा है। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है, तो वो मैकमोहन रेखा है। तो ये सारे पूरे प्रश्न थे जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे इंडिया और उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा इसका, तो जो इंडियन रॉक सिस्टम होगा उसके बारे में हम डिटेल करेंगे कि जो भारतीय चट्टान है वो कितने कितने टाइप में डिवाइड है और सबसे पुरानी कौन सी है, सबसे नवीन कौन सी है और उसमें मिलता क्या क्या है।